नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देवभूमि में, आपके साथ है फातिमा। आइए बड़ी खबर के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। खबर ये देहरादून से है। वरिष्ठ सहायक जेल ने की खुदकुशी, धीरज शर्मा ने किया सुसाइड। इस वक्त की बड़ी खबर, जेल कार्यालय में फांसी लगाकर जान दे दी है। मौके से पुलिस ने सुसाइड नोट बरामद किया है। सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है। सहकर्मियों से परेशान होने का सुसाइड नोट में जिक्र है। ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। प्रेमनगर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, वरिष्ठ सहायक जेल ने खुदकुशी की है। धीरज शर्मा ने सुसाइड किया है। तो बता दें आपको, सुधोदवाला जेल में फांसी लगाकर खुदकुशी की है। मौके से पुलिस ने सुसाइड नोट बरामद किया है। सहकर्मियों से परेशान होकर खुदकुशी करने का मामला सामने आया है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है। प्रेमनगर पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो बड़ी खबर देहरादून से, वरिष्ठ सहायक जेल ने खुदकुशी की है। सहकर्मियों से परेशान होकर खुदकुशी की है, यह खबर मिल रही है। सहकर्मियों से परेशान होने का सुसाइड नोट में जिक्र है। प्रेमनगर पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो वरिष्ठ सहायक जेल की खुदकुशी करने का मामला सामने आया है। धीरज शर्मा ने सुसाइड किया है। बाकायदा सुसाइड नोट भी मिला है। सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है। बताया यह जा रहा है, सहकर्मियों से परेशान होकर सुसाइड किया है। सुदीप जैन संवाददाता इस खबर पर जानकारी के साथ जुड़ गए। सुदीप, वरिष्ठ सहायक जेल ने खुदकुशी की है, खुदकुशी का कारण क्या बताया जा रहा है? जो है वो सुसाइड नोट पे भी आ गया है। अभी थोड़ी देर पहले मेरी एसपी सिटी सरकार डोवाल जी से भी बात हुई है। उनका कहना है कि जो धीरज शर्मा जी थे, ये कुछ अपने ऑफिस स्टाफ सहकर्मियों से ही परेशान चल रहे थे। इस वजह से मानसिक तनाव में थे। मानसिक तनाव अवसाद इतना इनका बढ़ गया कि इन्होंने सुसाइड आज कमिट कर लिया, फांसी की है, फांसी लगाई है। और जेल का जो आवासीय परिसर है, वहाँ इनकी डेड बॉडी लटकी मिली। सूचना पर जो संबंधित थाना पुलिस है प्रेमनगर, वो गई है, उसने बॉडी रिकवर करा ली है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। सुसाइड नोट के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच की कार्रवाई की जाएगी। इनके परिजन भी पुलिस से संपर्क में आ गए हैं, ऐसा एसपी ने जानकारी दी। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबर यह भी देहरादून से, आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं निगमों के कर्मचारी। कई निगमों के स्टाफ को 3 से 4 महीने से वेतन नहीं मिला है। जल निगम, जीएमवीएन, केएमवीएन कर्मचारियों को नहीं मिली सैलरी। और ऐसे में परिवहन निगम और बता दें आपको, आशासकीय महाविद्यालय के कर्मचारी भी परेशान हैं। वन निगम में भी रुक रुक कर मिल रहे हैं वेतन। पेंशनर्स को भी भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हमारी बसों का संचालन केवल प्रदेश की सीमाओं के अंदर ही हो रहा है और 1200 बसों के स्थान पर केवल 150 के आसपास बसें हमारी चल रही हैं। इसी कारण से हमारे करीब 6000 से अधिक कर्मचारियों को 5 माह का वेतन लंबित है और परिवहन निगम के कर्मचारी गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। हमने मुख्यमंत्री जी से भी और समस्त अधिकारियों से बार बार रिक्वेस्ट की है और आर्थिक सहायता की मांग की है। वर्तमान में भी हमारे अभी 3 महीने का वेतन नहीं मिला है। मार्च, अप्रैल और मई, अभी जून चल गया है। ये स्थिति है और लगातार यही स्थिति है कि 3 महीने होने के बाद जब चौथा महीना अदा हो जाता है, तब 1 महीने का वेतन निर्गत होता है शासन से। और शासन से जो फाइलें चलती हैं, उसमें भी बहुत विलम्ब होता है। धनावंटन की जो व्यवस्था है, उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो वेतन न मिलने को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन देखा जा रहा है। आपको बता दें कि परेशान हैं कर्मचारी। उनका कहना है 3 से 4 महीने
उन्हें वेतन नहीं मिला है। आर्थिक तंगी से वो जूझ रहे हैं। कई निगमों के स्टाफ को 3 से 4 महीने से वेतन नहीं मिला है। फ़हीम तन्हा इस खबर पर जानकारी के साथ जुड़ गए। फ़हीम तन्हा, निगमों के कर्मचारी वेतन न मिलने से लेकर परेशान हैं। बिल्कुल, यहाँ निगम के कर्मचारियों में दिक्कत देखने को मिल रही है, क्योंकि वेतन अगर नहीं आता है, वो भी कई कई महीने का वेतन नहीं आता, तो स्वाभाविक तौर पर परिवार डिस्टर्ब होता है, खर्चे डिस्टर्ब होते हैं। और कोरोना काल में ये और भी ज्यादा कष्टकारी इसलिए हो रहा है कि कर्मचारियों की एक बड़ी तादाद है जो कोरोना संक्रमित हुए, उनके परिजन संक्रमित हुए, या फिर कई, जैसा जल परिवहन निगम में ही बताया कि करीब 25 कर्मचारियों का देहांत हो चुका है कोरोना संक्रमित होकर। तो ये एक बड़ी विपदा है। दूसरे सैलरी भी नहीं है, तो ये दोहरी मार है एक तरीके से। लेकिन यहाँ एक तकनीकी पहलू ये है कि जो निगम है ये स्वायत्त शासी होते हैं, यानी इनको अपने यहाँ जो खर्चा और जो आमदनी है वो अपने आप से प्रबंध करना होता है। जैसे अगर हम मिसाल के तौर पर परिवहन निगम की बात कर लें, तो बसें चलती हैं, यात्री होते हैं, उनसे उनकी कमाई होती है, उनके खर्चे निकलते हैं। लेकिन कोरोना काल में नुकसान हो रहा है और यात्री नहीं, उस तरह से यात्रा नहीं चल रही है, बसेज नहीं चल रही हैं, तो ये एक बड़ा कारण है। उसी तरीके से दूसरे निगमों में भी दिक्कत है, जहाँ पर योजनाएं हैं, योजनाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं और उनका पैसा नहीं आ पा रहा। क्या इसको लेकर किसी अधिकारियों से इन्होंने बात की है? बिल्कुल, देखिए, जल निगम की जो अपडेट है, सूचना है, उसमें तकरीबन 13 करोड़ रुपए जारी किया जा रहा है शासन से निगम के लिए, जो इनका सेंटेज का पैसा है, और एक फौरी तौर पर राहत मिलने की उम्मीद है अगले 1-2 दिन में। और दूसरा, परिवहन निगम में सचिव का कहना है कि उसमें सरकार कुछ सोच रही है कि किस तरीके से निगम की राहत दी जा सकती है, उनको कुछ पैसा दिया जा सकता है ताकि इनकी मदद हो और फौरी तौर पर कर्मचारियों को कुछ राहत मिल सके, कुछ महीने की, 1-2 महीने की सैलरी किसी तरीके से मिल सके। नहीं, सरकार उसमें गंभीरता से सोच रही है, ताकि क्योंकि बड़ी संख्या है, सभी निगमों में इस तरीके की दिक्कत है और बड़ी तादाद है कर्मचारियों की, तो कर्मचारियों को ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा है अफसरों से कि इसमें देखें गंभीरता से संबंधित विभागीय सचिवों से। चलिए, इस पर संज्ञान लिया जाएगा, सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है। फ़हीम तन्हा, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देहरादून से खबर है, सीएम तीरथ से मदन कौशिक ने मुलाकात की है। कम होते कोरोना संक्रमण पर चर्चा हुई है। व्यापारियों की मांग पर बाजार खोलने की मांग की गई है। बाजार बंद होने से व्यापारियों को नुकसान हो रहा है। कोविड गाइडलाइन के साथ खोले जाए बाजार, ये कहना है। व्यापारी मार्केट खोलने की लगातार कर रहे हैं मांग। तो व्यापारियों को आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ रहा है, सारी चीजें बंद हैं कोविड की वजह से। इसको लेकर मदन कौशिक ने मुलाकात की है सीएम तीरथ सिंह रावत से और तमाम मार्केट खोलने की बात की गई है। कम होते कोरोना संक्रमण पर चर्चा हुई है और ऐसे में व्यापारियों की मांग पर बाजार खोलने की मांग की गई है। उधर उत्तराखंड के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने हिमालयन हॉस्पिटल पहुंचकर उत्तराखंडी लोक कलाकार प्रकाश मोहन गढ़वाली के परिजनों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। सतपाल महाराज ने लोक कलाकार प्रकाश मोहन की पत्नी और दामाद को व्यक्तिगत रूप से इलाज के लिए आर्थिक सहायता देने का भरोसा दिया। महाराज ने कहा है कि प्रकाश मोहन गढ़वाली को उत्तराखंड संस्कृति विभाग से भी हर संभव मदद दी जाएगी। सतपाल महाराज ने हिमालयन हॉस्पिटल प्रशासन से कहा है कि प्रकाश मोहन गढ़वाली के इलाज में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। लोग इस समय हिमालयन हॉस्पिटल में आए हुए हैं और यहाँ पर प्रकाश मोहन गढ़वाली जी के सुपुत्र हैं, उनकी अंगपत्नी हैं। हमने यथासंभव सहायता इनको दी है अपनी तरफ से और संस्कृति विभाग की तरफ से भी इनको सहायता मिलेगी। उसके साथ साथ हमने यहाँ पर इनसे आग्रह किया है कि आयुष्मान कार्ड को भी यहाँ जमा करा दें, जिससे कि उसका भी लाभ हमारे प्रकाश मोहन गढ़वाली जी को मिले। तो वो हमारे क्षेत्र के लोक कलाकार हैं और सभी लोक कलाकारों की मदद करना हमारा दायित्व है। ऋषिकेश में शहीद राकेश डोभाल की याद में स्मृति द्वार बनाया गया है। स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल ने द्वार का शिलान्यास किया है। बता दें, जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों से लोहा लेते हुए राकेश डोभाल शहीद हो गए थे और शहीद के सम्मान में स्मृति द्वार का शिलान्यास किया गया।
13 नवंबर 2020 को बारामूला में शहीद हो गया था और उस समय हमने संकल्प लिया था कि उसके याद में हम लोग एक द्वार यहाँ बनाएंगे। और क्योंकि शहीदों के लिए तो हमेशा यही कहा जाता है कि शहीदों की चिताओं पर लगे हर वक्त मिले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। तो इस प्रकार का कुछ हम लोग करें ताकि आने वाली जो जनरेशन है उसको इससे प्रेरणा मिल सके और उनकी याद चिरायु हो सके। तो आज उस गेट का शिलान्यास उनके परिवारजनों के साथ अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मैंने किया है। खबर डोईवाला से। डोईवाला राशन विक्रेताओं ने डीएसओ को सौंपा ज्ञापन। कई समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। राशन विक्रेताओं की कई मांगे हैं। कोरोना से जान गंवाने वाले विक्रेताओं को मुआवजा मिले, ये मांग की गई है। 10 लाख होनी चाहिए मुआवजे की रकम। मांगे पूरी ना होने पर आंदोलन करने की भी बात की गई है। प्रदेश में ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सभी जिलों में ब्लैक फंगस के इलाज की व्यवस्था न होने से कुछ चुनिंदा अस्पतालों पर मरीजों का भार आ गया है, जहां इन मरीजों का इलाज किया जा रहा है। जिला अधिकारी सी रविशंकर ने कहा है कि मौजूदा कोविड अस्पतालों में इलाज के दौरान मरीजों में ब्लैक फंगस न फैले, इसका ध्यान रखा जा रहा है और कोरोना पेशेंट को जागरूक भी किया जा रहा है। हालांकि ब्लैक फंगस के लक्षण दिखने पर मरीज को रेफर करना फिलहाल मजबूरी है। ये तो पर्याप्त समय है, इस महीने के अंत तक हमें करना है। उधर हल्द्वानी में लॉकडाउन के चलते व्यापारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लॉकडाउन के कारण लगभग सभी व्यापारी प्रभावित हो रहे हैं, जिसके चलते देवभूमि व्यापार मंडल के व्यापारियों ने उप जिला अधिकारी कार्यालय के बाहर सार्वजनिक तौर पर भीख मांगी और अपनी नाराजगी राज्य सरकार के खिलाफ जाहिर की है। वहीं व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष हुकुम सिंह कुंवर ने कहा है कि जिस प्रकार से व्यापारियों का व्यापार प्रभावित हो रहा है, उसके बाद भी पुलिस की तरफ से लोगों के चालान काटे जा रहे हैं। परेशान व्यापारियों ने सरकार से मांग की है कि लॉकडाउन के समय दुकान खोलने की अवधि को थोड़ा बढ़ाया जाए, जिससे व्यापारियों का कारोबार चल सके और व्यापारी किसी भी प्रकार से आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े। अंत में किसानों ने ये भी कहा है कि अगर राज्य सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी तो हमने अभी तो केवल सार्वजनिक तौर पर भीख मांगी है, उसके बाद हम लोग एक आंदोलन करेंगे जिसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। हमारी सरकार से नाराजी है। पिछले 1 साल से छोटा कारोबारी बिल्कुल रोजी रोटी के लिए मुहताज हो चुका है और सरकार लॉकडाउन पर लॉकडाउन बढ़ाते जा रही है। हमने कई बार राहत पैकेज की मांग की, लेकिन किसी भी व्यक्ति को उनकी तरफ से कोई राहत पैकेज नहीं मिला। आज रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। रेहड़ी लगाने वालों का, जो डेली कमाते खाते हैं, फल लगाने वालों का, छोटे दुकानदारों का, होटल रेस्टोरेंट वालों का, पर्यटन उद्योग सारा चौपट हो चुका है। लेकिन सरकार ऐसी है कि केवल अपने चुनावी समीक्षा बैठकों में और उद्घाटन समारोह में बस मस्त है और छोटे व्यापारियों का ध्यान नहीं दे रही है हमारी सरकार। मसूरी में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एसडीएम वरुण चौधरी के नेतृत्व में सब स्टाफ क्वार्टर को खाली कराया गया है। बता दें कई सालों से रिटायर कर्मचारियों ने क्वार्टर पर अवैध कब्जा कर रखा था। इस पर उप जिला चिकित्सालय सीएमएस डॉक्टर यतेंद्र सिंह ने बताया है कि अस्पताल को सुचारू संचालित करने के लिए अस्पताल को जगह की आवश्यकता थी। वहीं पिछले कई सालों से रिटायर कर्मचारियों की तरफ से अस्पताल में 4 स्टाफ क्वार्टर पर कब्जा किया गया था। कोविड केयर सेंटर बनाए जाने के बाद मसूरी में लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं से संबंधित कई समस्याएं आ रही थी, जिसके चलते ये कदम उठाया गया है। साथ ही उस जगह को वैक्सीनेशन और प्रसव सेवा के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे जनता को इसका लाभ मिल सके। जैसे कि आप जानते हैं जो स्टेट हॉस्पिटल है उसको डीसीएचसी नोटिफाई किया गया है
कोविड के पेशेंट्स के यहाँ आने की वजह से जो रूटीन में मैटरनल डिलीवरीज़ और जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स थे वो सफ़र कर रहे थे। तो डॉक्टर साहब ने हमसे रिक्वेस्ट करी कि कुछ स्टोर हाउसेज हैं इनके जो वेकेंट पड़े हुए हैं उनको हम इमीडिएटली ओपीडी और इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो हमने स्टोर रूम्स जो हैं डॉक्टर साहब की टीम के साथ मिलके जो स्टोर रूम्स हमने खुलवाए हैं और डॉक्टर साहब की टीम ने हमें आश्वासन दिया है कि कल से ओपीडी और इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स जो हैं वो फिर से संचालित किए। जैसे कि तो धर्मनगरी हरिद्वार के रिहायशी इलाकों में जंगली जानवरों का निकलना लगातार जारी है। देर रात प्रेमनगर आश्रम के कश्यप विला में 2 मीटर लंबा सांप निकलने से अफरा तफरी मच गई। वन विभाग को तुरंत इसकी सूचना दी गई। सूचना मिलते ही वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और सांप को रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित पकड़ लिया गया। पकड़े गए खतरनाक सांप को जंगल में वापस सुरक्षित छोड़ने के लिए वन विभाग की टीम साथ ले गई, जिससे वन जीवों को कोई हानि ना पहुंचे। यहाँ पर प्रेमनगर आश्रम से आज एक कॉल आई हमें रेस्क्यू के लिए। कॉल तो काफ़ी आई 5-6, लेकिन अभी लगभग 7:30 बजे के लगभग एक कॉल आई। यहाँ पर हम पहुँचे तो देखा तो रेड स्नेक सांप है और इसको हमने सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। रेस्क्यू करके अपने साथ ले जाके वन क्षेत्र में छोड़ दिया जाएगा। यहाँ पर कोरोना की दूसरी लहर ने हजारों लोगों की जान ले ली है और इस वायरस से बचाव के लिए वैक्सीनेशन भी लगातार जारी है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन अभी भी कुछ लोग वैक्सीनेशन से वंचित हैं। इसी को लेकर एसडीएम पूर्ण सिंह राणा ने कई जगह पर जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। एसडीएम का कहना है कि वैक्सीनेशन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को आगे आना चाहिए और लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करना चाहिए। जब तक लोग वैक्सीनेशन के लिए जागरूक नहीं होंगे तब तक हमें महामारी से मुक्ति नहीं मिलेगी। साथ ही धर्म गुरुओं को भी इस समय आगे आना चाहिए और जागरूकता फैलानी चाहिए। अगर हम लोग वो हमारे लोगों को मिल जाए, लोगों में लग जाए, जिससे कि और तो कोरोना से मुक्ति पाने के लिए जागरूकता फैलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस बाबत एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। एसडीएम ने जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की और उसमें वैक्सीनेशन के लिए जागरूकता फैलाई जाए, हर एक की जिम्मेदारी बन जाए तो ज़्यादा अच्छा है, ये बात कही है। देखिए, कोविड वैक्सीनेशन का जो कार्य चल रहा है उसमें ग्रामीण स्तर पर जो 45 से ऊपर के जो लोग हैं, तो लोगों के द्वारा उसमें कुछ इंटरेस्ट कम लिया जा रहा है। तो इसी के रिगार्डिंग जो हमारे किसान संगठन से जुड़े हुए लोग हैं और जो मौलवी है, धर्मगुरु है और ग्राम प्रधान है, पार्षद लोग हैं, उनके साथ एक जॉइंट बैठक की गई थी कि सभी लोगों को एक डायरेक्शन दिया गया है कि जिनके यहाँ भी 45 से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन अभी नहीं हुआ है तो वो मैसेज कन्वे करें, चाहे मोबाइल से करें या व्हाट्सएप के माध्यम से, कि जिन जगह पे जितने लोग बचे हुए हैं ताकि उनके लिए वहाँ पे साइट वगैरह डेवलप करके वहाँ पे वैक्सीनेशन करवाया जा सके उनको। नहीं देखिए, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारियों की हड़ताल का असर अब दिखने लगा है। इन कर्मचारियों की हड़ताल से जनपद पौड़ी में वैक्सीनेशन से लेकर अन्य सभी स्वास्थ्य संबंधित योजनाओं पर ब्रेक लग गया है। एसीएमओ डॉक्टर रमेश कुंवर ने बताया है कि निश्चित तौर पर इन कर्मचारियों की हड़ताल में चले जाने से स्वास्थ्य व्यवस्था से लेकर वैक्सीनेशन और टेस्टिंग में असर दिखना शुरू हो गया है। उन्होंने आगे कहा है कि ब्लॉक स्तर पर इन कर्मचारियों की हड़ताल करने का असर साफ दिखाई दे रहा है। वैक्सीनेशन के समय डाटा एंट्री जैसे तमाम काम किए जाते हैं, जिसको करने में अब दिक्कतें आ रही हैं। साथ ही ये कर्मचारी कोविड केयर सेंटर में भी अपनी सेवाएं दे रहे थे, जहां पर व्यवस्थाएं चरमरा गई है। बता दें, छोटे स्वास्थ्य केंद्रों में ओपीडी बंद कर दी गई है, जिससे वहां पहुंचने वाले मरीजों को बेरंग ही वापस लौटना पड़ रहा है।
तो पड़ा ही है एनएचएम की हड़ताल से, क्योंकि ब्लॉक में लगातार काम कर रहे थे और जैसे डेटा एंट्री का काम हो गया, सैम्पलिंग, वैक्सीनेशन, हर तरीके से काम तो कर रहे थे। जो एनएचएम के जो मेन जो प्रोग्राम है वो तो साथ में अफेक्ट हुई हैं, और साथ में जो एनएचएम का जो इसमें जो हमारा ये कोविड में जो काम कर रहे थे उसमें सैम्पलिंग और वैक्सीनेशन में हमें थोड़ा दिक्कत तो आ ही रही है, क्योंकि इसमें भी जो हमें बाय साइड जो फार्मासिस्ट है उन्हें यहाँ पे डेटा एंट्री के काम में या अन्य वैक्सीनेशन में काम में लगाना पड़ रहा है। रुड़की में सिविल लाइंस पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पुलिस ने चोरी की 8 बाइक बरामद की। ये गिरोह देहरादून, नजीबाबाद, हरिद्वार और रुड़की में चोरी की घटना को अंजाम देता था। पुलिस को इनके पास से चोरी के 5 मोबाइल भी बरामद हुए हैं। जिले के एसएसपी सेंथिल अबुदाई कृष्णराज एस ने बताया है कि पकड़ा गया आरोपी नौशाद नजीबाबाद पुलिस थाने का हिस्ट्री शीटर भी रह चुका है। इसके खिलाफ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चोरी और गैंगस्टर जैसे 40 मुकदमे दर्ज हैं और दोनों आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। रुड़की सर्कल क्षेत्र में जो वाहन चोरी का कुछ बढ़ोतरी हुआ था उसको रोकथाम में तो हमने जो है टीम गठित की है। आज उस टीम का जो कोतवाली रुड़की का टीम को बहुत अच्छा सफलता मिली है। इसमें जो है हमने ये अंतर्राज्यीय वाहन गिरोह का 2 सदस्य जो हमने गिरफ्तार किया है, एक नौशाद और एक इस्लाम। इनसे कुल 8 जो 2 व्हीलर हमने बरामद किया है। इसमें एक कोतवाली रुड़की का है, 3 जो है थाना शामपुर का है और एक देहरादून और एक नजीबाबाद का है। बाकी 3 वाहन को चिन्हीकरण का कार्रवाई प्रचलित है। इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। हल्द्वानी में 500 बेड के कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने वर्चुअल उद्घाटन किया। कोविड केयर सेंटर में 375 ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था है, 125 आईसीयू बेड और वेंटिलेटर की भी व्यवस्था है। बच्चों के लिए बनाया गया है अलग वार्ड, अभिभावकों के लिए भी की गई है व्यवस्था। ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए भी अलग वार्ड बना है। आपको बता दें कि हल्द्वानी में 500 बेड के कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन हुआ है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने वर्चुअल उद्घाटन किया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।